हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी में को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, पढ़ाने से पहले कहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है, मलमल का, स्पोर्ट्स कोट का, चादर का, खाकी का। तो जो ट्विल बुनाई है वो हमारी किसका उदाहरण है? ये हमारे खाकी का उदाहरण है। और आपको पता होगा कि ट्विल बुनाई की कुछ विशेषता भी होती है। क्या विशेषता होती है? जो ट्विल बुनाई होती है वो क्या होता है, तिरछी धारियां उसमें आती हैं। ठीक है, वो धारी दोनों तरफ से हो सकती है। जब ट्विल के अंदर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों धारियां, मतलब उसमें जैसे हम लोग चटाई की डिज़ाइन देखते हैं ना, तो ऐसे एक पैटर्न सा एक बनता हुआ तिरछा सा बनता हुआ। चटाई की बात करें तो वहाँ पे बास्केट वीव होती है, इस तरह का पैटर्न होता है। और बहुत सारी चीज़ों में आपको तिरछा भी दिखाई देगा। तो जब ये तिरछा होता है तो वो क्या, उस टाइम ट्विल बुनाई होती है। इसलिए खाकी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों के एक निर्माण योजना यथा कंचुकी। और तो इसमें ये इसका प्रश्न का पूछने का मतलब क्या है कि ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना है। ठीक है, जब भी हम जब भी हमें कट करना होता है, कपड़े को काटना होता है, उससे पहले हम ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग क्या होती है? अगर ड्राफ्टिंग पूछें तो ब्राउन पेपर पर जो कपड़े की कटिंग पहले से बना ली जाती है वही क्या है, हमारी ड्राफ्टिंग है। तो उस समय में कॉलर की भी ज़रूरत है, जेब की भी ज़रूरत है और बाजू की भी, मतलब जितनी भी चीज़ें हम उसमें लगाएंगे, ठीक है, उन सारी चीज़ों की हम इस पे ड्राफ्टिंग, ये संरचनात्मक डिज़ाइन के अंतर्गत आएंगे। आपकी तो ये क्या है, ये आपका संरचनात्मक, और बल्कि जेब जो है ये फंक्शनल और संरचनात्मक दोनों के अंतर्गत आएगा। और बाजू भी हमारा क्या है, जो कफ है हमारा, वो भी किसके अंतर्गत आता है, संरचनात्मक डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम कोई पैटर्न बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीनों पहला, दूसरा, तीसरा, कॉलर, जेब और बाजू, ये तीनों चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी। क्योंकि ड्राफ्टिंग करते समय वस्त्र की, मतलब सारी चीज़ें जो कि हमें वस्त्र पर उसको अलग से जोड़ना है, जो कुछ भी करना है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसका पहले से हम पैटर्न, वो ड्राफ्टिंग बना करके रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प में उपस्थित अशुद्धियां हैं। क्या है? मृदा, जल, वायु, मृदा, जल और वायु। इसमें प्रदूषण के प्रकार पूछ रहा है कि किस प्रकार का ये प्रदूषण है। तो अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो ये किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? ये मृदा, जल और वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत, सॉरी, मृदा, जल, वायु नहीं, गलत ऑप्शन है। ये किसके अंतर्गत आएगा? धूल, धुआं और कुहासा, ये तीनों चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सभी का हमारे वातावरण में जब हम सांस लेते हैं, धूल आपने देखी होगी, जो बहुत ही महीन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धूल के अंतर्गत आते हैं। धुआं मतलब फैक्ट्रियों, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, ठीक है। और कुहासा क्या? जो फोग हम ठंडी के दिन में देखते हैं, क्या होता है कि जो ठंडक वाला जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से डस्ट इकट्ठा हो जाते हैं। और दिल्ली इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है फोग का। ठीक है, तो हम ये सब किसके अंतर्गत आता है? वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अच्छा, दूध की बात करें, मांस की, ब्रेड और फल, तो किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? किसके अतिरिक्त? सब, मतलब कोई एक ऐसा है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता और सब में पाया जाता है। तो ब्रेड, हम जानते हैं कि ब्रेड, जब हम स्टार्च की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, उसके दो फॉर्म हैं। एक क्या हो जाता है, हमारा शुगर हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, हमारा स्टार्च हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत, तो इसमें एक शुगर जिसमें चीनी और चीनी से बनी हुई सारी वस्तुएं, स्टार्च में क्या, अनाज उसके अंतर्गत
आता है। ठीक है, आलू में आपको, शकरकंदी में इस तरह से देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे दूध में दूध की शर्करा हो गई, ठीक है, लैक्टोज हो गई, और फल की शर्करा हो गई। और फिर उसके बाद ये हमारी ब्रेड जो है, ब्रेड क्या है, ये अनाज है सीधे, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ मांस ऐसा है जो कि यहाँ पे किसका रिच सोर्स है, ये रिच सोर्स है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या पूछ रहा है? शर्करा स्तर, लिपिड स्तर, सोडियम स्तर और प्रोटीन स्तर। ये आपको 4 ऑप्शन इसने दे दिए। अब आप देखेंगे कि भोजन जिसमें संतृप्त वसा मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है, तो हम सभी जानते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छी है या बुरी है? बुरी है ना। और ट्रांस फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त को, मतलब अगर ये सारी चीजें उसमें कम हो रही हैं तो वो क्या उन्नत रक्त को कैसा रखेगा? रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो किस चीज को, अगर ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं किसी भी एक व्यक्ति के खाने में, तो वो किस चीज को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है? तो ऑब्वियसली वो किसको सामान्य करने की कोशिश कर रहा है? वो लिपिड स्तर को सामान्य करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भोजन जिसमें भी संतृप्त वसा है, ट्रांस वसा है, कोलेस्ट्रॉल तथा परिष्कृत शर्करा कम होगी, वह उन्नत रक्त लिपिड स्तर पर नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करेंगे। ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होंगी तो लिपिड का जो लेवल है वो क्या होगा? मेंटेन रहेगा। कम करने की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मानव दूध विटामिन का अच्छा स्रोत है, डैश डैश, खाली स्थान बनना है। किस विटामिन का? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो मानव दूध जो है इसका बिल्कुल एकदम रट लीजिए, विटामिन ए वगैरह मत डाल दीजिएगा यहाँ पर। बिल्कुल ये कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछा हुआ प्रश्न है कि विटामिन ई। जो मानव दूध है वो किसका स्रोत है? विटामिन ई का। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है टोकोफिराल। ठीक है, क्या है? टोकोफिरॉल। तो यहाँ पर विटामिन ई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक रोगी को निश्वसित वायु में अधिक होता है। निश्वसित वायु में क्या चीज अधिक होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आप देखेंगे। ट्राई ऑक्साइड, ऊपर तो डाई हो गया था तो यहाँ नीचे थोड़ा कट हो गया है, तो इससे हम लोग कर लेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो निश्वसित वायु में अधिक होता है। जब हम मतलब श्वास को क्या करते हैं? अंदर की तरफ लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो एक रोगी के निश्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या हो जाता है? थकावट, मानसिक विकास, फेफड़ों का कैंसर आदि हो सकता है। और नाइट्रस ऑक्साइड फेफड़ों, आँखों व हृदय के रोग तथा अन्य पदार्थों में आँख के रोग, खांसी एवं सीने में दर्द आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है। एक परिवार की प्रणाली जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है क्या कहलाती है? परिवार के साथ निरंतर मतलब वो खुली प्रणाली है, बंद प्रणाली है, अर्धबंद प्रणाली है या अर्ध खुली प्रणाली है? तो यहाँ पर एक परिवार की प्रणाली जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंध में है, मतलब कि जो उसका आस पड़ोस है, उसका पर्यावरण क्या है? उसका आस पड़ोस जो भी है, पार्क है, खेलने की जगह है, वो सारा ही तो उसके इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा।
तो हम देखते हैं कि साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है, तो वो कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आता है? खुली प्रणाली के अंतर्गत आता है। बंद प्रणाली नहीं होगा, अर्धबंद भी नहीं होगा, अर्धखुली भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है आंसर? कि खुली प्रणाली। ठीक, अगला प्रश्न है, नमक सामान्यतः के साथ दृढ़ किया जाता है, मतलब किसके साथ नमक को दृढ़ करते हैं, मतलब उसको फोर्टिफाइड जो किया करते हैं हम लोग, किन चीज़ों के साथ करते हैं? तो विटामिन ए, लौह, विटामिन बी, फॉलिक एसिड। ठीक है, तो नमक जो है उसको किसके साथ हम लोग फोर्टिफाइड करते हैं? तो उसको हम लोग फोर्टिफाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा एक, पहला और दूसरा सही, दूसरा और चौथा सही, दूसरा और तीसरा सही, तीसरा और चौथा सही। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर जैसे हमें जो भी आंसर करना है, तो यहाँ पर है क्या? लौह और फोलिक एसिड। ठीक है, आयरन और फोलिक एसिड के साथ नमक को, सोडियम को हम लोग नमक को क्या करते हैं? उसके साथ दृढ़ करते हैं, उसको फोर्टिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा दूसरा और चौथा हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार नैतिक विकास के 2 चरण होते हैं? अच्छा, ये प्रश्न मैं पहले करा चुकी हूँ, और आप अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट में आप बताएंगे मुझे कि पियाजे का नैतिक विकास जो है उसकी दो जो स्टेजेस हैं उनके क्या क्या नाम है। ये दोनों मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी मैंने आंसर बता ही दिया क्वेश्चन में कि किसके अनुसार नैतिक विकास पर ध्यान देंगे आप। ये नहीं सोच लेंगे कि आप 4 चरण की बात कर दें हम, ठीक है, संज्ञानात्मक में। ठीक, फिर न्यूगार्टन है, हैविंगहर्स्ट है, एरिक्सन है, पियाजे है। तो इसमें जो पियाजे महोदय हैं इन्होंने विकास के कितने चरण बताए? 2 चरण। जिसको भी आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हिस्टोग्राम और आवृत्त बहुभुज के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हैं। कौन कौन से प्रस्तुतिकरण हैं? हिस्टोग्राम और आवृत्त बहुभुज के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। आवृत्ति बंटन, वर्णांक आवृत्त सारणी और द्विपदीय बंटन। तो यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम और आवृत्त बहुभुज जो है उसका आवृत्ति बंटन, ठीक है, के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। किसका? आवृत्त बंटन का 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण क्या है? हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है। अच्छा, रक्त हानि की मतलब अगर रक्त का लॉस हो रहा है तो उसको रोकथाम होगी, तो उसको क्या हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो उसको हम जानते हैं स्कंदन के नाम से जानते हैं। जब रक्त का थक्का जमता है और क्या रक्त हानि रुक जाती है, उसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, वरना कुछ समय के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है तो रक्त अपने आप क्या हो जाता है? बहना रुक जाता है। अगर बहुत ज़्यादा घाव हो गया तो क्या उस पर पट्टियाँ वगैरह बांध करके ऐसा कर सकते हैं। रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है स्कंदन। अगर स्कंदन की बात करें तो रोकथाम जो है वो क्या? रोकथाम जो स्कंदन यहाँ पे, तो उसी को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। ओके, तो रक्त का थक्का जब जम रहा है तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। हाँ, तो ये क्या होता है? ये प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, अतः यह चोट पर रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन के को रक्तस्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तस्राव रोधी पदार्थ किसको कहते हैं? और विटामिन के को कहते हैं। और जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटली या कुछ भी होता है और बहुत ज़्यादा ब्लड उसका बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, तो उस समय क्या हो जाता है? वो कौन सी बीमारी होती है कि जब थक्का मतलब ब्लड जमता नहीं है, तो वो बीमारी होती है हीमोफीलिया। ठीक, कौन सी बीमारी हो जाती है? वो हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कार्डियक चक्र में शिथिलन की स्थिति क्या है? प्रकुंचन है, साइटोसोल है, प्रसारण है, ए और सी दोनों है। तो मैंने पहले कार्डियक चक्र आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, तो बताया भी था मैंने उस समय कि कार्डियक चक्र में शिथिलन की स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रसारण। ओके, शिथिलन का प्रसारण कहलाती है। शिथिलन की स्थिति क्या? शिथिलन का प्रसारण कहलाती है। अगला प्रश्न है,
ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन के भाग से जुड़ता है। तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन का जो अणु है वो किससे, जैसे हीमोग्लोबिन दो चीजों से, हीम धन ग्लोबुलिन, ठीक है। तो हीम क्या है हमारा, ये आयरन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है, हीम के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अमाशय के कोटर अंथ्रम की जी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो जो अमाशय के कोटर, जो गैस्ट्रिन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो गैस्ट्रिन है वो अमाशय के कोटर की जी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न, उदर स्राव अम्ल का बना होता है। तो जो उदर स्राव है वो किसका बना होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, HCl, ठीक है, HCl का बना हुआ होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग क्या HCl के नाम से जानते हैं, और यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे कि उसमें क्या होता है, जब हम कोई खाते हैं तो उसमें कुछ जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, जीवाणु होते हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और एसिडिक मीडियम जो है वो भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला है हमारा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए माइलेज एंजाइम द्वारा स्रावित किया जाता है, मुख, अग्नाशय, अमाशय, ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ए, मुख और अग्नाशय, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन एमाइलेज एंजाइम कहाँ पे द्वारा स्रावित किया जाता है, मुख तथा अग्नाशय दोनों के द्वारा स्रावित किया जाता है। कभी भी आप कंफ्यूज ना हो कि लाइपेज और एमाइलेज सिर्फ मुंह, मतलब ये हमें मालूम ही है लार में है, तो इसलिए अक्सर मुंह वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये जब आप पूरा डीपली पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अग्नाशय से भी इसका श्रावण होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर इज ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है लेडिंग कोश। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके टीजीटी पीजीटी, इन सारे प्रश्न, टीजीटी में तो नहीं उतना, लेकिन पीजीटी में बहुत इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इतना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए कि बिल्कुल आपको रटे हुए हो, कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आपको इस तरह के हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे कि जो आपकी नज़र से गुजर चुके हों। टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा, सेमिनल कोशिकाओं के द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा। जो टेस्टोस्टेरोन लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा इसका स्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टेरॉइड हार्मोन है। स्तनपाइयों में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में अंडकोश व मादाओं के अंडाशय से स्रावित होता है, ठीक है। और हालांकि कुछ मात्रा अधिवृक्क ग्रंथि में भी स्रावित होती है। ओके, अगला प्रश्न है, हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है क्या, FSH, HCTH, TSH और LH। तो हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है, ये यहाँ पर जो लैटिनिनिंग हार्मोन है वो आवश्यक है, ल्यूटेनिनिंग हार्मोन। तो ये LH जो है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है ये आपका ल्यूटेनिनिंग हार्मोन है, जो कि अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, ECF को विस्तारित कीजिए। मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न छूट रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, इसको बाद में मैं, इसके बाद वाला जो सेशन आएगा उसमें क्या होगा कि आपका ये जो आपका पूरा 2016 वाला जो है ये प्रैक्टिस सेट वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी जिससे कि आप एक खोलें और आपको पूरा मिल जाए। ओके, तो जो भी क्वेश्चन इसमें स्किप हो जाएंगे वो अगले वाले में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने देखा कि इसमें 3-4 क्वेश्चन स्किप है, तो आप उसको देख सकते हो। 2016 का है ये पेपर, और इसी नाम से मैं इसको प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016। तो ये तीसरा पार्ट है और इसके बाद चौथा पार्ट आएगा, तो एक साथ में चारों को कर दूंगी। तो ECF को विस्तारित करें। तो ECF को कैसे विस्तारित करना है, तो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मृद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी उपकरण। तो जो ये कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करने की बात है, तो कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? मृद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिकाओं में लिपिड्स का संश्लेषण करता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी का है, वो पिंड के ऊपर केवल एक ही झिल्ली होती है और झिल्ली की संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान ही लिपिड प्रोटीन संरचना होती है। लिपिड्स और प्रोटीन की जो संरचना होती है, लेकिन राइबोसोम में झिल्लियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रतिलिपिकारी है, तो स्वयं प्रतिलिपिकारी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्वयं प्रतिलिपिकारी है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा घर या विद्युत घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीश्वसन क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीश्वसन क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। अगला प्रश्न है, अंडे का निषेचन होता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न को आप देखें तो तुरंत मतलब दिमाग में ये नहीं कि देखा और कार्पस ल्यूटियम या एंडोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्यूब इस तरह से फट से लगा दिया, नहीं, पहले आप देखें कि पूछने की कोशिश क्या कर रहा है। तो अंडे का निषेचन किसमें होता है? एम्प्यूली में होता है। अगर इसकी जगह अंडे के निषेचन की बात करें, अगर इसकी जगह पे फैलोपियन ट्यूब होता या फिर कुछ और होता तो वहाँ पर आप एक बार सोचते, लेकिन जो ये अंडे का निषेचन है वो कहाँ पे? एम्प्यूली में होता है। और नर युग्मक, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। इसके आपस में सम्मिलन से क्या बनता है? इसके आपस में सम्मिलन से बनता है जाइगोट बनता है। ठीक है, तो शुक्राणु और आपका ओवम और स्पर्म जो दो चीजें हैं उनके मिलने से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। हाँ, जाइगोट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य में अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसलिए मैंने इसको आपको पूरा बता दिया कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पूरी होती है? ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। जो मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, अंडे का निषेचन किसमें होता है? एम्प्यूली में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका कंकाल का उदाहरण है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु, ये सभी। तो कोशिका का जो कंकाल का जो उदाहरण है उसमें इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट और मध्यवर्ती तंतु। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है? ये सभी कोशिका कंकाल के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो हम सभी जानते हैं रक्त का पीएच मान क्या है? 7.2, 6.5, 8.5 और 7.4। तो ये जो 7.4 है वो क्या है? रक्त का पीएच मान। ठीक है, अगर एसिटिक और बेस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 7 नॉर्मल होता है। पूरी स्केल कितने? 0 to 14 है। और यहाँ पर इधर को जाएगा तो एसिडिक और इधर को जाएगा तो बेस। ठीक है, तो ये 7.4 होगा। ठीक है, और वाटर की बात करें तो वाटर न्यूट्रल है इसलिए 7 उसका होता है। ओके, तो पीएच मान तो ये तो पता चल गया। अच्छा, पूरे एक व्यक्ति के शरीर में कितना? 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। और रक्त के अगर हम बात करें अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, हीम से याद रखें रक्त को, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्णकों को
वर्णकों को भी कहते हैं। रंगबंधक, रंग, स्याही उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? स्याही ही कहते हैं, इंक ही कहते हैं। इसमें एक कुछ बच्चों ने शायद कमेंट भी किया था, तो प्लीज़ आप जाएं और आप आयोग के आंसर की से भी देख लें, तो उसको यही माना है। ये कलर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वर्णक पिगमेंट की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्याही ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं धागे कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो बहुत ही आसानी से हमको क्या कर लेना है, जो पूरे को लपेट ले, मतलब आपका फीलिंग भी नहीं, उसको भर भी नहीं रहा है, नॉप भी नहीं और क्लाउड भी नहीं, क्या कहते हैं उसको? रैप कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं उसको क्या कहते हैं? रैप कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तों की श्रृंखला जिसमें एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं। ठीक है, तो पत्तों की मतलब पत्तों की एक श्रृंखला, जैसे एक कार्ड हो गया, एक कार्ड हो गया, एक कार्ड हो गया, इस तरह से कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, और सब एक ही साइज के रहते हैं। तो इस तरह से क्या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जैसे भी आपका मन करे, मतलब उस कार्ड, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर वो कार्ड्स होते हैं। और उसको क्या करते हैं हम, एक स्टोरी रहती है और स्टोरी को स्टेप वाइज लिखते हैं, मुंह से बोलते हैं और उस पेपर को क्या करते हैं सामने डिस्प्ले, मतलब आप पेपर को क्या करते हैं सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। और अब वो जो पेपर का लिखा हुआ हिस्सा होता है वो क्या आपके मुंह की तरफ होता है, और जो प्रिंटेड पार्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हम प्रसार शिक्षा का काम करते हैं तो वो कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, तो वहाँ पे जो पिक्चर्स होती हैं वो क्या उन्हीं की तरफ होती हैं। तो जो मैसेज हमें बताना होता है वो हमारी तरफ लिखा हुआ होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही पूरा लिखा हो, कुछ पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं और अपने हिसाब से बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखें, पत्तों की श्रृंखला। ठीक है, पत्ते जैसे कि जैसे कार्ड्स होते हैं ना, तो उस कार्ड्स को हम खेलते हैं, उसी तरह से पत्तों की एक श्रृंखला होती है जिसमें एक पूरी कहानी की जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? फ्लैश कार्ड। और ये फ्लैश कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने एक्सटेंशन में बनाया होगा, जब अपना प्रैक्टिकल किया होगा, तो उनको ये आइडिया होगा कि होते क्या है ये फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो ये फ्लैश कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी टीजीटी की परीक्षा में ये पूछा गया था। अगला है, बच्चों और वयस्कों के समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र क्या है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों एवं वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया आधारभूत तंत्र भूदान है, नई तालीम है, प्रयोग परियोजना है, मारतंडम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो गांधी जी के द्वारा दी गई बेसिक शिक्षा है, उसी के अंतर्गत ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया था? नई तालीम। सन 1935 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, तो बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र क्या है? नई तालीम के नाम से जाना गया। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद इसका एक पार्ट और रहेगा और 2016 की ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस थोड़ा जल्दी लाऊँ। ओके, बाय।